डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः सामाजिक विज्ञान से एक नई श्रृंखला लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग 2023 के सभी 7 सेट का हल करने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये श्रृंखला आपकी 5 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो आज 5 फरवरी का दिन है और समय है 8 बजे अर्थात 8 PM। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्लास आपकी रोज़ाना 8 PM पर ही रहेगी। शुरुआत मैं करूँगा कि 2023 में 7 सेट में जितने भी बहुविकल्पी सवाल पूछे गए हैं उनको मैं आपको सॉल्व करा दूँ, और मैं केवल सॉल्व आंसर के माध्यम से नहीं, उस आंसर से रिलेटेड बाकी चीज़ों को बताते हुए भी कराऊँगा। ठीक है ना, तो ये बात को आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं, जिसमें बताए गए हैं बोर्ड के द्वारा कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। तो ज़रा देखेंगे आप लोग इसमें कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं, प्रारंभ के आपके 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। और जब आप प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ लेंगे तो उसमें क्या कहा गया। अब देखिए 15 मिनट तो आपको बैठ कर पढ़ना नहीं है ना, याद रखिएगा। बस ये कंडीशंस दी गई हैं कि ऐसा आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, जो आपका प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जो खंड अ है आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे 20, आपको OMR सीट पे देना है इसका आंसर। एक बार मैं आपको OMR सीट दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा पेपर नज़दीक आने दीजिए, जिससे आप उस पर आराम से समझ सकें कि OMR सीट आपको भरनी कैसे है। ठीक है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि OMR सीट हम कैसे भरेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें बताऊंगा कि OMR आपको कैसे भरना है। फिलहाल आप अभी अपने आंसर्स पर फोकस करिए कि क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो जरा यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है ये कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, खंड अ का जो प्रत्येक प्रश्न है उसका निर्देश लेवल पढ़कर केवल प्रदत्त OMR सीट उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। मतलब आपको इसके आंसर अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं, याद रख लीजिएगा। आपको इसके आंसर OMR सीट में लिखने हैं। कहाँ पर लिखने हैं? OMR सीट में। और अगर आपने एक बार उत्तर दे दिया तो उसे ना तो आपको काटना है, ना ही आपको इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ठीक है, ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। आप लोग सीधा सीधा, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें ABCD लिखा रहेगा। अगर आपका बी ऑप्शन सही है तो इस बी ऑप्शन को आप पूरी तरह से ऐसे काला कर देंगे और आप आंसर अपना छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका कंडीशंस होगा। आप गोले को अधूरा नहीं छोड़ सकते, गोला आपको पूरा काला करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने इतना काला करके छोड़ दिया है तो ये आपका गोला गलत माना जाएगा। ठीक है ना, ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए खंड ब जो है 50 अंक का रहेगा, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, और इसमें 2 खंड में बटा रहेगा आपका। एक जो है 4-4 नंबर का रहेगा और दूसरा जो है आपका 6-6 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि खंड ब के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप कैसे करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक ही साथ करना है। ठीक है, याद रखिएगा। लिखा क्या हुआ है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय मत व्यर्थ कीजिए। ये बढ़िया चीज़ है, जो प्रश्न ना आता हो। लेकिन यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, ये कोई आपका रूल नहीं है कि आप पहले प्रश्न से इसको आरंभ करेंगे। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जरूरी नहीं कि आप पहले प्रश्न पत्र से ही आरंभ करें, मतलब आपको जो आ रहा है उसको करिए, जो आपको बढ़िया से आ रहा है। मैं तो आपको यही कहूँगा, जो सवाल आपको सबसे अच्छे से आएगा उसको आप पहले पेज पे हल करिएगा। ठीक है ना, इससे आपको नंबर अच्छा मिलने की संभावना है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। फेविकोल लेके जाइएगा, चिपका दीजिएगा एकदम बढ़िया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको बांधने वाला धागा मिलेगा, आपको उसी से बांधना है। मैं तो मजाक कर रहा था अभी। आगे देखिए, यहाँ पे दृष्टिबाधित, आप दृष्टिबाधित है नहीं, दृष्टिबाधित होंगे तो केवल मेरी आवाज़ को सुनिएगा, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग अब सवाल को शुरू करते हैं, सवाल की श्रृंखला को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला सवाल। मैं काम करूंगा कि जो सवाल है उनका आंसर मैं आपको बताऊंगा, और आंसर के साथ साथ जो अन्य ऑप्शंस हैं थोड़ा बहुत चर्चा मैं उस पर भी करूंगा, जो जरूरी होगा, बाकी सवालों पे नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। जरा यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। ठीक है, गुप्त संगठन किसने बनाया था? यंग इटली नामक। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो यंग इटली नामक गुप्त संगठन है ये बनाया था ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एकीकरण से संबंधित
आपको यहाँ पे दो राज्य पढ़ने को मिलेंगे, या एक प्रकार से कहें तो दो देश पढ़ने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा इटली और एक आपको मिलेगा जर्मनी, ठीक है। तो सबसे पहला जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप पकड़ने की कोशिश करिएगा कि ये जो इटली से संबंधित जो दिया गया है समूह या संगठन, क्या ये चार के चारों इटली से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आप यही पकड़ लीजिएगा। अगर आपको उसमें मिल गया, क्या बोलते हैं, देखिए अगर आपको मिल गया उसमें कि कोई भी जर्मनी का है तो वो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया, परंतु मैं आपको बता दूं यहाँ पे चार के चारों ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, इटली से ही संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो भैया आपका विक्टर इमैनुअल द्वितीय है ना, इसके बारे में बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसको जरूर नोट करिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसे संयुक्त इटली का, याद रखिएगा, इसे संयुक्त इटली का, ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था। संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। संयुक्त इटली का राजा कब घोषित किया गया था वो भी लिख लीजिएगा, 1861 में, 1861 में। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इटली का पहला राजा किसे घोषित किया गया था, तो इटली का पहला राजा घोषित किया गया भैया विक्टर इमैनुअल द्वितीय को, ठीक है। ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। कब? 1861 में। कब? 1861 में घोषित किया गया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये अपने मरते दम तक, मतलब 1878 तक अपने पद पर बना रहा था। ये बात को भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें भैया आपके जो काबूर हैं और गैरीबाल्डी हैं, ये लोग इटली के एकीकरण से ही संबंधित हैं। ये लोग भी इटली के एकीकरण से ही संबंधित हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये लोग इटली के एकीकरण से संबंधित थे। तो जरा इनके बारे में कुछ चर्चाएं कर ली जाएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान, मेजिनी मतलब वही मैत्सिनी, मैत्सिनी जिसे आप बोलेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में मैत्सिनी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 1860 के दशक में इटली के एकीकरण के लिए उसने एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। इंपॉर्टेंट, यही सवाल आपसे पूछा गया था। गुप्त संगठन क्या बनाया था उसने? यंग इटली बनाया था। 1841 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक एक संगठन की सहायता से उसने सिसिली और नेपल्स के विद्रोहों को सफलतापूर्वक या सफल बनाने का प्रयास किया। सिसिली और नेपल्स जो थे इटली से संबंधित राज्य थे, याद रखिएगा, परंतु उसे पूरी स्वतंत्रता नहीं मिली थी, याद रखिएगा। लेकिन इसने योगदान दिया था इटली के एकीकरण में, याद रखिए, इसीलिए इसका नाम इसमें आता है। अगला आप देखेंगे, अगला जो था आपका, देखिए काबूर। तो काबूर भी जो था इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया हुआ था। क्या कहा था? देखिए, एक फ्रेंच भाषी था, मतलब फ्रेंच भाषा जानता था, परंतु वह एक कट्टर देशभक्त था। ध्यान दीजिएगा, कट्टर देशभक्त था, ठीक। क्या लिखा हुआ है? उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश भी था। उसने ईसाई मिशनरियों का विनाश कर दिया था। इटली के एकीकरण के लिए उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षण के केंद्र में था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की। मतलब क्रीमिया के युद्ध में उसने फ्रांस और इंग्लैंड की मदद भी की थी और उनकी सहानुभूति प्राप्त की थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात आप दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान क्या था। ध्यान दीजिएगा, इसको आप अपने आंसर में जरूर नोट डाउन कर सकते हैं कि इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान क्या था। अगर आप अभी नहीं नोट डाउन करेंगे तो मैं आपको आगे जब लॉन्ग आंसर्स कराने लगूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान क्या था, चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को, तो इस पर आप जरूर फोकस रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं, एक और देख लेते हैं इसमें गैरीबाल्डी का योगदान जो दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करने का प्रयास करता हूँ, फिर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए लिखा हुआ है इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। तो सबसे पहला सवाल आपसे बहुविकल्पी यहाँ पे बन जाता है, इटली की सेना का निर्माता किसे कहा जाता है? इटली की सेना का निर्माता किसे कहा जाता है भैया, बताइए तो? गैरीबाल्डी को। किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को कहा जाता है, ठीक है। इटली के एकीकरण के लिए गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। गैरीबाल्डी ने सिसिली के विद्रोह का फायदा उठाया और उस पर अधिकार कर लिया था। मतलब जो सिसिली में विद्रोह हुआ था उसका फायदा उठाया था और उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जैसे आप एक बात समझिए कि यहाँ पे ये कोई द्वीप है, जैसे सिसिली ही था, यहाँ पे एक राजा था, राजा के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया, राजा के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो जो गैरीबाल्डी था इसने अपनी सेना की मदद से इस विद्रोह का फायदा उठाया।
अपनी सेना को भी इसमें शामिल कर दिया और विद्रोह करके इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसीलिए कहा गया कि उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर क्या कर रहा है, रोम और वेनेसिया पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। इसी समय कावूर ने गैरिबाल्डी पर संदेह करके, ध्यान दीजिएगा, पोप के राज्य अरबिया और मार्चेज पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन को अपने साथ मिला लिया था। ठीक है, ये बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिखने के लायक नहीं है, आप इन पर फोकस मत करिएगा। मैं केवल आपसे बताऊंगा कि क्या क्या बातों पर आपको फोकस करना है। ठीक है ना, याद रखिए। उसके बाद आप जरा देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है, गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया के राजा को दे दिए। सार्डिनिया के राजा को दे दिए। नेपल्स और सिसिली किसको दे दिया, सार्डिनिया के राजा। जानते हैं भैया आप सार्डिनिया का राजा कौन था, वही जिसे मैंने बताया विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जिसे 1861 में, याद रखिएगा, जिसे 1861 में किसका राजा घोषित किया गया था, इटली का राजा घोषित किया गया था। ठीक है, तो सार्डिनिया के राजा ही थे पहले। ये कौन, ये भैया इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, तो क्या कहा कि सिसिली और नेपल्स किसको दे दिए, सार्डिनिया के राजा को दे दिए। और गैरिबाल्डी के प्रयासों से 1861 में रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर संपूर्ण इटली के प्रतिनिधियों ने इटली राज्य की घोषणा की। मतलब रोम और वेनेसिया 1861 में इटली में नहीं मिले हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, इटली राज्य की घोषणा हुई थी और इमैनुअल द्वितीय को इसका राजा घोषित किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। तो इमैनुअल द्वितीय 1861 में राजा घोषित। मदद किसने की, गैरिबाल्डी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान आपका किसका रहेगा जी, भैया बताइए, गैरिबाल्डी का। क्यों, क्योंकि इसने ही पूरा का पूरा मेन काम किया हुआ है, याद रखिए। और इटली की सेना का निर्माता इसी को कहा जाता है। हो जाएगा ना, तो ये आपने ध्यान में रख लिया है। चलिए ज़रा हम लोग ऑप्शन के आगे चलते हैं, देखेंगे क्या हुआ है ऑप्शन पे हमारे। कहाँ भाग जा रहा है जी ऑप्शन, पेज नंबर ये था ना हमारा, हाँ यहाँ पे आ जाइए आप लोग। अब देखिए ज़रा, बात करते हैं हम लोग आगे। अब क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ फिर से। ये हमारा काम हो गया पहला सवाल का, तो समझ में आ गया आपको। ये चार के चारों व्यक्ति भैया जुड़े किससे हुए हैं, इटली से ही जुड़े हुए हैं। जो मेस्सिनी था, इसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। बाकी जो आपका गैरिबाल्डी था, इसे सेना का निर्माता कहा जाता है और प्रमुख काम इसने ही किया था। कावूर जो था, कावूर ने भी देशभक्त के रूप में इटली के एकीकरण में योगदान अपना दिया हुआ था। और इमैनुअल द्वितीय, इसी को 1861 में इटली का राजा घोषित किया गया था, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए सवाल, देखिए आपसे बना कि नहीं बना, 1861 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया। तो ऐसे ही आप इसको भी तो याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया गया कि 1861 में इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो जर्मनी में आपको दो लोग को मुख्य रूप से याद रखना है। एक भैया ये ऑटो वान बिस्मार्क हैं, और एक जो है आपके कैसर विलियम प्रथम। कैसर को काइजर भी कहा गया था, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, किताब में कहीं कहीं काइजर भी देता है, काइजर विलियम प्रथम। ठीक है ना, काइजर विलियम प्रथम जो था वो यहाँ का 1871 में सम्राट घोषित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही है आपका। उसके बाद ये जो ऑटो वान बिस्मार्क थे, यहाँ पे मंत्री थे, मंत्री। तो जर्मनी का मंत्री कौन था, ऑटो वान बिस्मार्क था, जिसने इसके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑटो वान बिस्मार्क की ही थी। ठीक है, ये सेना का अधिकारी था, मंत्री था, इसी के माध्यम से इसको राजा घोषित किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। इसी के माध्यम से इसको राजा घोषित किया गया था और इसी के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भैया कि 1789 में फ्रांस में कैसा शासन था। 1789 में फ्रांस में कैसा शासन था। तो एक बात मैं आपको बता दूं, फ्रांस में 1789 तक राजतंत्र था, राजतंत्र। और राजतंत्र का मतलब सीमित राजतंत्र नहीं, असीमित राजतंत्र, याद रखिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। असीमित का मतलब वहाँ पे वो लोग दैवी सिद्धांत मानते थे कि भगवान ने हमें दैवी शक्ति दी है कि हम लोग यहाँ के राजा रहेंगे, याद रखिएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है असीमित राजतंत्र। और यहाँ पे उस समय जो नेता था, अर्थात जो राजा था, वो लुई 16वां था। कौन था जी, लुई 16वां। तो इसी के समय में 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नोट करिए, नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, फिक्स है, आपके पेपर में पूछा जाएगा कि 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। तब जब वहाँ पे असीमित राजतंत्र था, तब उस समय वहाँ का राजा कौन था, लुई 16वां था। तो इसके विरोध में ये क्रांति शुरू की गई थी, इसके विरोध में ये क्रांति शुरू की गई थी। 1799 तक चली थी।
कब तक चली थी भैया? 1799 तक चली थी। तो ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जब शुरू हुई थी वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिए इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? जरूर दिमाग में बैठाइएगा, इसको पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग फिर क्या कह रहा है भैया अगले सवाल पे चलिए। इसमें आपको कुछ और बात करने लायक नहीं है, जो मैंने बात करने लायक था बता दिया आपको। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। जिनको देखिए लिखने का मन है लिखिए, जिनको नहीं लिखने का मन है वो सुनते जाइए। अगर आप क्लास देखेंगे तो कुछ बातें आपको अपने आप याद हो जाएंगी, और लिखेंगे तो थोड़ा सा और फायदा रहेगा, क्योंकि पेपर के समय में आप जल्दी जल्दी इन ऑप्शन सवालों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं इतना विस्तारपूर्वक चर्चा करता जा रहा हूँ, ये आपके पास अनसॉल्व पेपर अगर होगा तो उसी पे आप टिक मार करके उसको पढ़ सकते हैं, और उसी में इन बातों को लिखते भी जा सकते हैं, जिससे जब आप तैयारी करेंगे पेपर की तो उस समय आप इन अनसॉल्व पेपर से भी तैयार कर सकते हैं, और आराम से आपको सारे क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे, ठीक है ना? याद रखिएगा। फिर देखिए भैया ब्रिटेन में कॉर्न लॉ, ये देखिए ये चीज़ आपको किताब में बहुत कम देखने को मिलेगी, फिर भी आपसे ये पेपर में पूछी गई है, इसीलिए आपको अनसॉल्व पेपर हल करना जरूरी होता है, ठीक है ना? तो कॉर्न लॉ, इसे कॉर्न लॉ भी कहा जाता है। लॉ माने होता है कानून, और कॉर्न माने होता है मक्का। कॉर्न माने होता है क्या जी? मक्का। तो भैया ब्रिटेन में एक मक्का कानून लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? मक्का कानून। तो आप पूछेंगे कब, तो मैं कहूँगा देखिए 1815 में लागू किया गया था, और 1846 में समाप्त किया गया था। 1846 में समाप्त, नोट करिएगा इसको। लागू 1815 में, और समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ 1846 में। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। तो 1815 में लागू, 1846 में समाप्त, इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा आप, मक्का कानून। उसके बाद इसको समाप्त करने का कारण क्या था? एक बात मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन में जो मक्का था उस समय प्रमुख खाद्य पदार्थ था, ठीक है? तो जब प्रमुख खाद्य पदार्थ था तो वहाँ पे जमींदारों का एक प्रकार से मान के चलिए बोलबाला चलता था। तो जमींदार क्या करेंगे? सीधी सी बात, उनको पैसा कमाने से मतलब है, वो क्या करेंगे? उनको किसी अन्य चीज़ से मतलब तो है नहीं, वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि लोगों का भला हो, नहीं, उनको केवल पैसा चाहिए। इसीलिए वो क्या करते थे, देखिए जैसे मान लीजिए भैया ये इंग्लैंड था, क्या था? इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन ही कहिए आप, इंग्लैंड तो उसका एक हिस्सा है, तो ब्रिटेन था। ब्रिटेन में इन्होंने कहा क्या कि आप बाहर से मक्का मत आयात करिए, बाहर से मक्का मत आयात करिए, और हम लोग अपने यहाँ मक्के को ऊंचे दामों पर बेचेंगे। हम लोग यहाँ मक्के को अपने यहाँ ऊंचे दामों पर बेचेंगे, ठीक है? याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ कि आपका एक गांव है, आपका एक ये गांव है, ठीक है? थोड़ा सा चलिए मैं दूसरे पेज पे आपको लेके चलता हूँ, देखिएगा आप लोग। आपका ये एक गांव है, ठीक है? और इस गांव में एक प्रधान जी हैं भैया, प्रधान जी, और इन्हीं प्रधान जी का पूरा बोलबाला है, मतलब ये प्रधान जी जो कहेंगे पूरे गांव में वही होगा। अब यहाँ पर 8-10 लोग सब्जी उगाने वाले हैं, सब्जी तो आप सब लोग खाते ही होंगे। मान लीजिए 5 लोग सब्जी उगाने वाले हैं, सब्जी उगाने वाले हैं, ठीक है? अब सबको सब्जी चाहिए, आप लोग मार्केट जाते ही होंगे सब्जी लेने। तो आप मार्केट जाएंगे सब्जी लेने, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि भैया मैं इनकी दुकान से ले लूँगा, मैं इनकी दुकान से ले लूँगा, सस्ता मुझे मिल जाएगा, मैं सस्ता मिल लूँगा, जरूरी नहीं कि मैं महंगा वाला ही खरीदूँ। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने प्रधान जी से कहा भैया प्रधान जी अपने यहाँ एक कानून बना दीजिए कि इस गांव में कोई बाहर से सब्जी नहीं लेके आएगा, मतलब बाहर से कोई सब्जी खरीद के इस गांव में नहीं ला सकता है, याद रखिएगा। अब एक बात बताइए आप कि जब इस गांव में कोई बाहर से सब्जी नहीं ला सकता है, तो इस गांव में जो सब्जी उगाने वाले हैं ये तो जितने दाम पे बेचेंगे उसी दाम पे आपको सब्जी खरीदनी पड़ेगी। अब याद रखिएगा आप लोग, तो ये तो अपना फ़ायदा लेने के लिए, प्रधान जी भैया उनको कुछ पैसा मिल जाएगा वही फ़ायदा लेंगे। तो ये लोग अपना फ़ायदा लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये लोग अपना फ़ायदा लेने के लिए जितने दाम पर इनको मिलता जाएगा, जितना ज़्यादा दाम मिलता जाएगा उतने ज़्यादा दाम पर सब्जी बेचते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर से सब्जी ला सकते तो बाहर तो सस्ती सब्जियां मिल जाती ना, और यहाँ पे लाके आप सस्ते में बेच सकते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि नहीं आप बाहर से सब्जी मंगवाइए ही मत, जिससे हम लोग ऊंचे दामों पर बेचेंगे और ज़्यादा फायदा होगा। यही काम हुआ था भैया आपका ब्रिटेन के कॉर्न लॉ कानून में, ध्यान दीजिएगा, यही काम हुआ था आपके ब्रिटेन के कॉर्न लॉ कानून में हुआ था, ठीक है? याद रख लीजिएगा आप लोग इस बात को। कॉर्न लॉ कानून में यही काम किया गया था कि मक्के के आयात पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, और जब मक्के के आयात पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तो ये जमींदार जो लोग थे हवा में उड़ने लगे, जितना ज़्यादा दाम पाते थे उतने ज़्यादा दाम पर बेचते थे। तो हुआ क्या 1845 में, ध्यान दीजिएगा, 1845 में आयरलैंड में अकाल पड़ गया और बहुत सारे लोग मर गए। ब्रिटेन में मक्के का अभाव पड़ गया, परंतु फिर भी इन जमींदारों ने कम दाम पर मक्का नहीं बेचा, याद रखिएगा, इन्होंने बाहर उसको ऊंचे दामों पर बेच दिया।
ब्रिटेन में नहीं दिया, बहुत सारे लोग मर गए। इसीलिए 1845 में पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर इसको समाप्त करने का निर्णय लिया और कॉर्न लॉ को अंततः 1846 में समाप्त कर दिया गया। 1846 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये बात को आप कान खोल के रख लीजिए। देखिए, मैं आपको इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे 1-2 नंबर में, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप इस बात को इसी तरह से लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने 1815 में मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। यह फैसला जमींदारों के दबाव में लिया गया फैसला था, जिससे जमींदारों ने ऊंचे दामों पर मक्के को बेचना प्रारंभ किया। परंतु जब 1844-45 में, ध्यान दे सुनिएगा, लिखना ही मत है, लिखिएगा मत, लिखना नहीं है आपको, बस सुनते जाइए कि 1845-46 में जब आयरलैंड में अकाल के कारण कई लोग मर गए और ऊंचे दामों पर फिर भी मक्के बेचे गए, तो वहाँ की सरकार ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। तो याद रखिएगा, जब इसको समाप्त किया गया तो सबसे अधिक कुठारापात किस पर हुआ भैया? जमींदारों पर हुआ। किस पर हुआ? जमींदारों पर। याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हुआ क्या था? जो बेचारे किसान थे वो कम हो रहे थे, लोग शहरों में जाकर रह रहे थे। जैसे आज के समय आप अपने यहाँ देख रहे हैं कि लोग शहर में जाकर रहना प्रेफर करते हैं, खेती बाड़ी करना प्रेफर नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी खेती कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि ये बहुत गरीब आदमी है। ध्यान दीजिएगा, भले ही वो कितना भी अमीर हो, लेकिन उसको क्या बोल दिया जाता है? भैया ये गरीब आदमी है, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो इसीलिए शहरीकरण जो हो रहा था ब्रिटेन में काफ़ी तेज शहरीकरण हो रहा था। उसी शहरीकरण के विरोध में सरकार ने क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। क्यों? सरकार ने सोचा कि अगर हम इसको समाप्त कर देंगे तो ये लोग बाहर से जब आयात होगा मक्का, ध्यान दीजिएगा, तब इन लोग को परेशानी होगी, तब ये लोग अपने गांव में अपने खेतों में जाएंगे मक्के का फसल का उत्पादन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा कि उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध करने के लिए। तो किसके लिए किया गया? उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध करने के लिए इसको समाप्त किया गया। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, ऐसा कुछ नहीं था। कॉर्न लॉ खुद कॉर्न आयात पर नियंत्रण करना था। अब कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया गया तो कॉर्न आयात पर नियंत्रण भी समाप्त हो गया। ठीक है, ये बात को अपने दिमाग में भर लीजिएगा। ठीक, चलिए फिर आप देखेंगे 1944 में भैया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, इसको आपको अच्छे से दिखने लगेगा। देखिए आप लोग, आइए ज़रा। तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बताएंगे कि आप कहाँ पर आयोजित किया गया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। अमेरिका में आयोजित किया गया था, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। ये बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था वो आपका आयोजित किया गया था अमेरिका में, ब्रेटन वुड्स में। और ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? IMF और वर्ल्ड बैंक। मैंने आपको पिछली क्लासेज में पढ़ाया हुआ है, IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को आप। चलिए जरूर ध्यान में रखिएगा, IMF और वर्ल्ड बैंक 1944 में बैठक हुई थी। उसी के समय इसकी स्थापना की घोषणा भी की गई थी। इनके मुख्यालय कहाँ पे हैं? अमेरिका के वाशिंगटन DC में, आमने सामने ही है। मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है, जाइए क्लास की वीडियो एक बार फिर से देखिए, जो आपने कॉपी में नोट बनाया है उसको एक बार फिर पढ़िए। ठीक है, देखिए पूछा गया सवाल है, महत्ता समझिए सवालों की आप। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जरा हम लोग अगले सवाल पर। आइए जरा देखा जाए अगला सवाल भैया क्या है। अगला सवाल देखिए आ गया अगला सवाल आपके सामने। सवाल नंबर 6, बताइए तो जरा आप इसका आंसर क्या बताएंगे भैया? हैं, कौन सा विषय संघ सूची में है? हैं, रक्षा या प्रतिरक्षा? ये आपका संघ सूची में है। मैंने आपको क्लास में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सब की सब विस्तार से पढ़ाई हुई हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देता हूँ, आप जाइएगा उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को एक बार फिर, क्योंकि देखिए इस पर सवाल आया कि नहीं आया, तो इससे भी पूछ लेगा ना कौन सा संघ सूची में नहीं है, कौन सा संघ सूची में नहीं है। याद रख लीजिएगा आप लोग, ज़रूर पढ़िए इसको, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए मैं इसके बारे में और चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि क्लास में मैं पूरा बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए आप लोग। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है, ये तो पूरा विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया था। कौन है जी भैया? सिंघली। धर्म क्या है वहाँ का? धर्म कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म। ठीक है, वो जो तमिल हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। क्या हैं? अल्पसंख्यक। ठीक, तमिलों ने ही तो विद्रोह किया था वहाँ पे तगड़ा। लिट्टे का निर्माण पढ़ा था ना आपने, ध्यान में रखिए, जिसने पढ़ा है वो सीना चौड़ा करके बैठ जाए, बाकी तो चुपचाप देखते ही रहें, कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो भैया जो आपके
अनसॉल्व पेपर वाले हैं, ये कह रहे हैं भारत में संघात्मक शासन नहीं है। हैं, भारत में संघात्मक शासन नहीं है, बोलिए तो। मैंने इतना आपको पढ़ा रखा है कि जहाँ पर भी सरकार का सत्ता का बंटवारा होता है वहाँ पर संघवाद ही होता है। ठीक है, तो भारत में तो सत्ता का बंटवारा है ना संघ और राज्यों के बीच, तो कैसे भारत में संघात्मक शासन नहीं है जी। बेल्जियम में आपने संघवाद पढ़ा ही था, वहाँ पर अच्छे तरीके से बांट दिया गया था लोगों की महत्ता को समझते हुए। यूएसए में आपका संघवाद है ही, लोकतंत्र है, और यहाँ पे भारत में भी आपका संघवाद है, लोकतंत्र है। ये जो आपका श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी एकात्मक शासन है, एकात्मक, यहाँ पर केंद्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इसको एकात्मक शासन कहा जा रहा है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, जब हम धर्म, जाति, धर्म और लैंगिक मसले पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने महात्मा गांधी का एक विचार पढ़ा हुआ था कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, परंतु जो महात्मा गांधी का राजनीति जो था, राजनीति शब्द, ये धर्म जो शब्द था वो जाति आदि से नहीं रिलेटेड था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मनुष्य का एक कर्म होता है उसको उन्होंने धर्म कहा था, तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ये उनका ऑप्शन कथन सही था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लास पढ़ेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए। चलिए अब चलें अगले सवाल पर। आइए जरा देखा जाए अगला सवाल क्या है भैया, क्या है जी अगला सवाल। आइए जरा 10 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, बताइए तो जरा। पारदर्शी शासन, लोकतंत्र में भैया आपका पारदर्शी शासन होता ही है, लोकतंत्र में आपका पारदर्शी शासन होता ही है। लोकतंत्र में पारदर्शी शासन नहीं होता है क्या? पारदर्शी तो होता है, पारदर्शिता होती है लोकतंत्र में, जनता सब चीज़ों के बारे में जानना चाहती है। जैसे हमारे यहाँ सूचना का अधिकार दिया गया है, क्या दिया गया है? सूचना का अधिकार। इसके माध्यम से हम अपने यहाँ होने वाले काम काजों की जानकारी ले सकते हैं सूचना का अधिकार के माध्यम से। ठीक है, याद रखिए, बस एक कागज़ पर एक पत्र लिखिए और अपना जो भी जानकारी चाहिए मांग लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो पारदर्शी शासन होता है। वैध शासन हमने पढ़ा तो था जी, उत्तरदायी वैध सरकार होता है कि नहीं होता है? बताइए, संघ शासन, संघवाद के शासन की जो हमने विशेषता पढ़ी थी, इसमें पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? संघवाद की विशेषताएं, उत्तरदायी शासन भी होता है, उत्तरदायी शासन भी होता है, तीनों है। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? अरे भैया, सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, ज़रा बताएंगे क्या आप? सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, बोलिए तो। सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सीढ़ीदार खेती वहीं पर होगी जो आपका राज्य पहाड़ी एरिया में होगा। तो आप बताइए तो ज़रा, जो आपका हरियाणा है, हरियाणा का पहाड़ी एरिया में है क्या? नहीं भैया, हरियाणा पहाड़ी एरिया में नहीं है, याद रखिएगा। न पंजाब पहाड़ी एरिया में है, जो आपका उत्तर प्रदेश के मैदान है ये भी पहाड़ी एरिया, तो मैदान वैसे लिखा हुआ है। जो आपका उत्तराखंड है ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाएगी। ठीक है, तो सीधा सा बात याद करिए, सीढ़ीदार खेती पहाड़ी राज्यों में की जाती है। आप इस बात को लिख सकते हैं, सीढ़ीदार खेती पहाड़ी राज्यों में की जाती है, आप इस बात को लिख सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी रबी की फसल है? तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लास में, खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं, कृषि में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो आपको इसमें से रबी की फसल बतानी है। तो रबी की फसल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी हुई थी, नवंबर, अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है ना, तो कौन सी होगी जी? इसमें चना, देख रहे होंगे, इसमें से चना इस समय आपके यहाँ खेतों में बोया गया होगा, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। अर्थात जो फसल हमारे यहाँ इस समय चल रही है वही है भैया रबी की फसल। ठीक है, और जो अभी आपने अक्टूबर नवंबर में काट ली थी वो सब की सब किसकी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बात किया जाए, चना सही है, बाकी तीनों की तीनों आपकी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, बाकी तीनों आपकी खरीफ की फसल है। ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, जाइए क्लास में देख लीजिए, आप थंबनेल में ही देख जाएंगे, खरीफ, रबी और जायद की फसल थंबनेल में खोजिए और क्लास को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर देखिए, मोनाजाइट रेत, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत, मैं आपको बता दूं कि इसमें थोरियम नामक खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है जी? थोरियम नामक खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये भारत में, याद रखिएगा, और ये जो आपका भारत में है, केरला में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
केरला के तटों पर पाया जाता है, केरल में तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा? मोनाजाइट सैंड। ठीक है ना, ये बात को अपने दिमाग में बैठा दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चला जाए। अगले सवाल पे चलिए भैया, क्या है देखिए 12 नंबर। देखिए तो ज़रा इधर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। चूना पत्थर जी, अब बताइए चूना पत्थर से आप प्लास्टिक बनाएंगे क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप पकड़ लेंगे। एल्यूमिनियम खुद एक धातु है, तो का इसको आप चूना पत्थर से बनाते हैं का? बोलिए तो, चूना पत्थर से बनाएंगे क्या आप इसको? अरे मारेंगे दो ही तमाचा खींच के दिमाग ठिकाना जाएगा। एल्यूमिनियम चूना पत्थर से बनाएंगे तो। मोटर गाड़ी है, आप जो गाड़ी चलाते हैं उस पर टाइल्स लगा हुआ है क्या? गाड़ी पे आपके टाइल्स लगा हुआ है? बोलिए। ये जो आपका सीमेंट है ना, यही आपका चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए अगर सब कुछ सही रहा, इंटरनेट साथ देख गया, तो हम लोग इतनी टाइम ऑनलाइन क्लास किया करेंगे पर डे, जिसमें आप लोग तुरंत आंसर भी दे सकते हैं और मैं आपको चेक करता जाऊँगा कि आपकी तैयारी चल कैसी रही है। ठीक है, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका इंटरनेट नहीं साथ देगा तो आप बाद में देख सकते हैं क्लास को। मेरा इंटरनेट साथ दे जाए तो मैं लाइव क्लास चलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मानव विकास के लिहाज से किसकी स्थिति भारत से बेहतर है? भैया इनका जो ऑप्शन पूछा गया है इसके हिसाब से ना, इसमें दो लोग आपके आगे चले गए हैं। दो लोग, एक तो भैया श्रीलंका आगे चला गया, एक बांग्लादेश भी आगे चला गया है। जो पाकिस्तान और नेपाल है वही नीचे हैं, लेकिन इन्होंने जो उत्तर माना है श्रीलंका को माना है, क्योंकि श्रीलंका ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि जो श्रीलंका है वो ज़्यादा ऊपर है, ये बात को आप भी ध्यान में रख लीजिएगा। और हमने अभी मानव विकास रिपोर्ट पिछली क्लासेज में ही पढ़ा हुआ है, हाल ही में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए। बताइए तो ज़रा, भारत का स्थान इस रिपोर्ट के अनुसार कितना है? उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कितना है, बोलेंगे आप? 132। कितना स्थान है? 132। तो जिनका स्थान 132 से ऊपर है वो भारत से बेहतर स्थिति में है। तो मैं आपको बता दूं, श्रीलंका जो है भैया इस 73वें नंबर पर है, 73वें नंबर पर। और जो बांग्लादेश है वो है 127वें नंबर पर। देखिए भारत से ऊपर है कि नहीं है? ठीक है, एक मिनट, 127 नहीं जी, 129 है, 129। बांग्लादेश जो है 129 नंबर पर है। भूटान भैया जो है, भूटान 127 पे है। भूटान जो है वो 127 पे है। और एक जो मालदीव है जो अभी भारत से झगड़ा किया हुआ है जी, वो भी भारत से ऊपर है। जानते हैं कितने पे? 90 पे है। हमारे चीन वाले भैया जो जी, चीन वाले पता नहीं कितना खुश रहते हैं सब हैं, ये 79वें नंबर पर है, ये भी भारत से तगड़ा ऊपर है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान तो बेचारा आप जानते ही होंगे हमसे गया गुजरा रहेगा, तो 161 नंबर पर है। किस पर है? 161। और जो नेपाल है वो और गधा ही है, 143 पे है। ठीक, तो आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। भारत के पड़ोसियों में एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत के पड़ोसियों में ये पाकिस्तान है और ये नेपाल है, यही नीचे है, और एक म्यांमार नीचे है। बाकी सबके सब भारत से ऊपर ही हैं, बाकी सबके सब भारत से ऊपर ही हैं। आप इस बात पे फोकस जरूर करिएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। जो नेपाल है, पाकिस्तान है और म्यांमार है, भारत से नीचे हैं, बाकी सब लोग भारत से ऊपर है। चाइना भी देखिए भारत से ऊपर है, नेपाल तो नीचे ही है, मैंने बोला। भूटान आपसे ऊपर है, बांग्लादेश आपसे ऊपर है, श्रीलंका आपसे ऊपर है, देख रहे हैं। उसके बाद आपका जो मालदीव है वो आपसे ऊपर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे का सवाल की चर्चा कर ली जाए। आइए जरा आगे का सवाल चर्चा किया जाए, क्या लिखा हुआ है बोलिए तो जरा। अगला सवाल का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो ये तो मैंने आपके खनिज वाले चैप्टर में धात्विक और अधात्विक अलग से कराए ही हुए हैं। इसमें कौन सा बताइए धातु से बना होगा? लोहा धातु है कि नहीं है? तो इसका मतलब लौह अयस्क जो है धात्विक खनिज हैं, बोलिए तो जरा। ये सब के सब धात्विक खनिज ही है ना, बस काम खत्म हो गया आपका। यही तो पकड़ना है, धात्विक खनिज है, बाकी तीनों अधात्विक हैं। अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर, अधात्विक खनिज है आपका। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस में आएगा? बताइए जरा तो। प्रारंभिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। अरे भैया द्वितीयक वाले उद्योग लोग होते हैं। उद्योग क्या प्रकृति बनाती है का? उद्योग में आप लोग बनाते हैं जाके। खेतों में कौन पैदा होता है? कृषि। और कृषि कौन से क्षेत्र में आती है? प्रारंभिक क्षेत्र में आती नहीं आती है? तो प्रारंभिक क्षेत्र सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया याद रखिएगा। प्राकृतिक प्रक्रिया से कौन सा उत्पादित होता है? तो कौन है आपका? कौन है कौन है कौन है बोलिए, कौन है? कौन है जी? हाँ कौन है आपका? है प्रारंभिक क्षेत्रक अर्थात कृषि क्षेत्रक। चलिए एंथ्रासाइट,
एंथ्रासाइट कौन से संबंधित है? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जी कोयला, कोयला। मैंने आपको कोयले के प्रकार पढ़ाए थे, जाके देखिए जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोयला, एंथ्रासाइट कोयले का रूप है, अपर रूप है। सबसे बेस्ट कोयला ये होता है, सबसे बेस्ट कोयला याद रखिएगा, कोयले का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट। कोयला वैसे आपका 4 रूपों में पाया जाता है, एक ये एंथ्रासाइट ही हो गया, दूसरा भैया आपका बिट्यूमिनस होता है, तीसरा आपका लिग्नाइट होता है, और चौथा आपका पीट होता है। तो इसमें सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पीट है, और सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है। उसके दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, तीसरे पे आता है लिग्नाइट। ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। चलिए आ जाइए, आखिरी के 2 सवाल, उल्टी गिनती गिन रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? ये तो नोट पॉइंट में लिख के रख लीजिए, क्योंकि आपकी किताब में दिया गया तो ये सवाल बन सकता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1970 यहाँ दे रहा है, इन लोगों ने मान लिया 1970, लेकिन 1970 कंफर्म नहीं है। 1970 के दशक में लिखा हुआ है आपकी किताब में, 1970 के दशक में लिखा हुआ है। तो 1970 से 80 के बीच में कभी भी हो सकता है, 1970 से 80 के बीच में कभी भी हो सकता है। किताबों में कुछ जगह 1900, मैंने सर्च किया तो 1976 दे रहा है, याद रखिएगा। 1983 में ये स्वतंत्र बैंक बन गया था, 1983 में ये स्वतंत्र बैंक बन गया था। ये बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा इसको। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी ये भी लिख लीजिए, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और ये भी लिख लीजिए कि 2006 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया। इन्होंने 1970 के दशक में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, जो कि कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण प्रदान करता है, कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण प्रदान करता है। मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, लिख के रख लीजिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है ना, चलिए लास्ट सवाल आज का। मैं कल से कोशिश करूँगा कि 30 से 40 सवाल लाने का प्रयास करूँगा मैं, लेकिन आज तो मैं शुरुआत कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक सेट मैं आपको हल करा देता हूँ, जिससे आपकी एक लयबद्धता बन जाए। कल से क्लास को थोड़ी सी हम लोग लंबी करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें और आ सकती हैं। ठीक है ना, आइए ज़रा देखा जाए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र कौन होते हैं? जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। निजी क्षेत्र, जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों या समूहों के हाथ में होता है। ठीक है, बताइए तो जरा, आपने सार्वजनिक या निजी क्षेत्र किस रूप में बोला? उनके स्वामित्व के रूप में बोला ना, स्वामित्व के रूप में। ठीक है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो है उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। 20 नंबर का ऑप्शन आपका उद्योगों का स्वामित्व सही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपका आज का ये सेशन एकदम दमदार लगा होगा, और दमदार लगा होगा तो एक बार इसको जरूर शेयर करने का प्रयास करें, अपने मित्रों को भी बताएं यहाँ एक दमदार क्लास चल रही है, जाइए आप देखिए, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ उससे रिलेटेड बाकी बातें भी बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, साथ में शेयर करते रहिए और अपने मित्रों से शेयर कराते भी रहिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग में से व्हाट्सएप तो सभी लोग चलाते होंगे, और आप लोग अपने व्हाट्सएप पर इसको एक बार शेयर जरूर करिए। ठीक है ना, याद रखिए, अपने स्टेटस पर ही शेयर कर दीजिए, कम से कम 2-4 लोग देखेंगे, तब भी कुछ महत्व इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज से आप लोग ये काम शुरू कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।